गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें कल अपन ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर किया था अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का, ठीक है, और उसको किरण आरेख के द्वारा समझा था। फिर लास्ट में अपन ने उत्तल दर्पण की दो स्थितियां जो होती हैं उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वो आज अपन किरण आरेख से देखते हैं। तो देखिए इधर देखिए, पहले अपन उत्तल दर्पण की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की जो दो चारों किरणें होती हैं वो कैसे गुजरती, ये ध्यान। ये उत्तल दर्पण इस तरीके से होता है, आपको पता है, जिसका उभरा हुआ परावर्तक भाग उभरा हुआ होता है, ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है। पहले ये तो इसका P, ये F, ये C, ठीक है। पहली किरण जो दर्पण के समानांतर आती है, ठीक है, जो दर्पण के समानांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फैल जाती है और इस प्रकार से फैलती हैं, ठीक है, इस प्रकार से फैलती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो आ कहां से रही है, दर्पण के फोकस से आ रही है। जब इनको पीछे बढ़ाते थे कहां मिलती है, फोकस पर मिलती है। ये पहली किरण। दूसरी किरण की चर्चा करें तो देखिए, दूसरी किरण है ये, ठीक है, FC। तो दर्पण के फोकस पर निर्देशित जो किरण है, यानी जो ऐसा लग रहा है कि दर्पण के फोकस पर जाकर गिरेगी, वो दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है दूसरी किरण, ठीक है। तीसरी किरण देखिए, तीसरी किरण क्या है, तीसरी किरण ये है, ये F, इसका ये C, ठीक है। तीसरी किरण ये P, ये इसका परावर्तक पृष्ठ का पीछे का जो भाग अपन कहते हैं, ठीक है। तो तीसरी किरण कहता है कि वह किरण जो किस तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ निर्देशित किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। और चौथी किरण की अब चर्चा करें, बताया आपको, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, इसलिए मैं बस आपको प्रतिबिंब याद रहे कि कौन सी किरणें काम में लेनी है उत्तल दर्पण में। किरणें चारों बराबर ही है, कोई भी दो लेते हैं, ठीक है। ये इसका F बिंदु, ये इसका C बिंदु, ये P। अब ये होता क्या है, चौथी किरण है जो ध्रुव बिंदु पर आपतित होती है। ये ध्रुव बिंदु पर आपतित होने वाली किरण मध्य, ये जो मुख्य सिरा है उसके साथ जितना आपतन कोण बनाती है उतना ही उतना कोण बनाते हुए पुनः कहां चली जाती है, परावर्तन कोण बनाते हुए पीछे की तरफ वापस चली जाती है। ये है चार किरणें, चार में से कोई भी दो किरणें अपन लेकर उत्तल दर्पण से क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले प्रतिबिंब की जो स्थिति, ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण की जो पहली स्थिति है, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख। दो स्थितियों पर, एक तो अनंत पर पड़ा और एक कहीं भी ध्रुव और फोकस के बीच पड़ा, ठीक है। पहली स्थिति क्या है, पहली जब वस्तु कहां पड़ी हो, वस्तु या जो बिंब है वो कहां हो, बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर हो, तब क्या होता है, तो देखिए तब क्या होता है, तो ये होता है, देखिए ये है अपना अवतल दर्पण, क्या भाई, हाँ है ये, अब और क्या करें आगे बताओ, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये F, ये C, ठीक है, ये P। अब जब प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है किस तरफ निर्देशित, कहां से आ रही है, फोकस बिंदु से। ठीक है, इसी तरह एक और प्रकाश की किरण ये आई। ठीक है, ये भी कैसे लगता है, किस तरफ परावर्तन हो गई। ठीक है, जब अपन इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, अब कहीं मिल तो नहीं रही, इधर जा रही इधर जा रही, लेकिन जब अपन इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हमें कहाँ जाके मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हमें ये कहाँ जाके मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु पर। तो जहां जाके के मिलती हुई प्रतीत होती है वो इसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब देखिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए खुद आप बताइए मुझे कि भाई अपन ने सारणी में कल क्या लिखा था। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस पर बन रहा है, फोकस पर। दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे वस्तु रखी है लेकिन बनता कहाँ है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, छोटा नहीं सॉरी वास्तविक नहीं, अत्यधिक छोटा है, बिंदु के आकार का बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। और बनता कैसा है, सीधा। तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे F पर। ठीक है, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, फिर देखिए अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का, एटलीस्ट आगे देखिए अब बनता कैसा है, आभासी व सीधा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, ये होता है। अब दूसरी चीज कह रहा है कि दर्पण के सामने अपन कहीं भी रख दें। ठीक है, दूसरी स्थिति कैसा है, दूसरी कह रहा है कि भाई दूसरी स्थिति ये है, वो बना के बताओ। तो बता देंगे भाई, अनंत जब बिंब कहां हो, बिंब अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच हो, तो जब बिंब दर्पण के ध्रुव के बीच और ध्रुव और अनंत के बीच हो, भाई लो ये लो भाई आप दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहां क्या कर रहा है। ठीक है, ये इसका फोकस बिंदु और यही इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि अनंत और कहां पड़ा हो, अनंत और पड़ा हो कहां पे, ध्रुव के बीच, ये जो इसका ध्रुव बिंदु P है। ठीक है, इसके बीच। तो भाई ये लो अपन ने अनंत इधर रह गया, ध्रुव इधर रह गया, ये अपन ने बीच में एक प्रतिबिंब रख दिया। बनाओ भाई इसका प्रतिबिंब, इसका बिंब बन रख दिया, अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ हमें। तो भाई बताते हैं आपको। ठीक है, आगे देखिए पहली किरण जो दर्पण के समानांतर आएगी, दर्पण के समानांतर आएगी, वो क्या करेगी, जाकर इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, यहां से टकराने के बाद फैल जाएगी, लेकिन वो हमें आती हुई कहां से नजर आएगी, इस तरफ। ठीक है, कहां से आती हुई नजर आ रही है, फोकस बिंदु से। ठीक है, ये आती हुई नजर आ रही। फिर देखिए अगला है जो दूसरी किरण हमने ली। ठीक है, ये किरण वो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये किरण जा रही है, मान लो सॉरी ये ऐसे। ठीक है, आगे जब अब ये किरण क्या है, अब ये सर आप कहोगे सर चौथी किरण 4 में से कौन सी किरण है,
ये बेटा वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली किरण है, ठीक है। तो देखिए जब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है अपने वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अब दोनों किरणों का कटाव बिंदु कौन सा है, ठीक है। ये किरण तो ऐसे आती है और ऐसे ही चली जाती है, ठीक है। तो ये रहा इसका कटाव बिंदु, ये बना। तो प्रतिबिंब इसका कहां बना है आप बता सकते हैं, बताइए मुझे, देख के बता दीजिए भाई अपने कॉपी में जो लिखा है अपन ने। इसका प्रतिबिंब बनता है कहां पर, मैं ही देख के बता दूं। इसका प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण के पीछे। ध्रुव और फोकस के बीच में बना है, और कहां बना है, दर्पण के पीछे। तो लिखते चलते हैं इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्रुव व फोकस के बीच, दर्पण के पीछे। ध्रुव व फोकस के बीच कहां बनता है, दर्पण के पीछे की तरफ बनता है, ठीक है। फिर आगे देखिए कैसा बनता है, आकार में कैसा है, छोटा है, ठीक है। आकार में क्या है, छोटा। बिंब तो अपन ने इतना बड़ा लिया, प्रतिबिंब इतना सा बड़ा है, यानी आकार में छोटा, आकार में छोटा, ठीक है। किससे छोटा, बिंब से छोटा। और कैसा बन रहा है, सीधा, सीधा, ठीक है। सीधा, और जब सीधा होता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी व सीधा, ठीक है। तो ये दो स्थितियां थी उत्तल दर्पण के लिए जो अपन ने पढ़ी है, ठीक है। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे चर्चा करते हैं अपन। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, जैसे उत्तल दर्पण का पढ़ा वैसे अपन देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए। पहली है वाहनों का जो पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पणों के रूप में, जो वाहनों का पीछे का दृश्य देखते हैं अपन, कार होती है, कार के सामने ये हमारी तासा लगा होता है, कार के अंदर साइड मिरर जो होते हैं वो, ठीक है, ठीक है। पश्च दृश्य और पार्श्व और साइड वाला दृश्य देखने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में इसका उपयोग कहां करते हैं, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, ठीक है। दूसरा वाहनों के की जगह मैं कर लूं, वाहनों में मैं पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में, पार्श्व दृश्य जो दर्पण है उनके रूप में अपन करते हैं, ठीक है। पीछे का देखने के लिए और साइड वाला देखने के लिए, ठीक है। फिर देखिए उत्तल दर्पण के गुण क्या क्या है। उत्तल दर्पण के गुण क्या है, उत्तल दर्पण के गुण देखिए। ये जो उपयोग है ना, इसके आधार पर आपको सवाल पूछा जाता है 1 नंबर का, कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है गाड़ियों में, वाहनों में। तो पीछे का देखने के लिए उत्तर, ठीक है। वाहनों में जो प्रकाश पुंज होता है, वो प्रकाश का एक शक्तिशाली पुंज बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। गाड़ी की जो वाहनों के आगे की लाइटें होती है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग करने वाले, शेविंग की दुकान पे जो बार्बर नाई की दुकान होती है, उस पर उसमें से कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। इस प्रकार से आपको 1 नंबर का सवाल पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि उपयोग लिखो उत्तल दर्पण के, नहीं,
ये पूछा ही नहीं था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी बताया ये कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, जॉब वाले एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए उत्तल दर्पण के गुण क्या है। उत्तल दर्पण का पहला गुण तो यह है कि यह सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि वो छोटा होता है। ठीक है, भले प्रतिबिंब छोटा हो पर बनाता सीधा और आभासी है। ठीक है, यह सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि वह छोटा, भले वो क्या हो, छोटा दर्पण हो। ठीक है, प्रतिबिंब छोटा हो भले, लेकिन बनेगा सीधा और आभासी। ठीक है, फिर बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होने के कारण दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत दूर तक देख सकता है। इसका जो क्षेत्र होता है बहुत दूर तक देख सकता है। ठीक है, बाहर की तरफ वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र बहुत ही ज्यादा होता है इसका। ठीक है, आगे देखिए, अब जो गोलीय दर्पण होता है उसके कुछ परिपाटी है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परिपाटी मतलब चिन्ह परिपाटी के कौन सा प्लस होगा, किस तरफ प्रतिबिंब पड़ा है तो वो प्लस होगा माइनस होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है नीचे है तो क्या वो उसका निशान क्या होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, वो देखेंगे। उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपन साइड में अपन अच्छे से इसका करते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी अपन देखते हैं इसकी। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चिन्ह परिपाटी पर ये 2 नंबर के सवाल बनते हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण। ठीक है, कोई भी दर्पण ले लेना, सिर्फ इस नहीं है उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी के लिए सॉरी के परावर्तन के लिए द्वारा, दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है देखिए अच्छे से। देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप इधर देखिए, आप इस चीज को समझिए। मान लो अवतल दर्पण ही लेते हैं फिलहाल, अवतल दर्पण के कोई भी दर्पण होगा चलेगा। अवतल दर्पण पहले अपन बताते हैं आपको इस तरीके से। ये अपना अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव बिंदु। ठीक है, ये इसका ध्रुव बिंदु है। ठीक है, अब दर्पण का ये द्वारक है तो MN से इसको दर्शाते हैं अपन। ठीक है, आगे देखिए, अब चर्चा करते हैं। देखिए, जो दर्पण का ये वाला भाग होता है वो तो होता है बायां भाग, इस साइड वाला। देखते हैं अब इधर देखते हैं, जहां से B बनता है वो बायां भाग, इधर जहां से B बनता है वो दायां भाग। ठीक है, ये बायां भाग है। दर्पण पर जो बिंब होता है वो हमेशा कहां रखा जाता है, हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है और सीधा रखा जाता है, और दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है, वहां रख नहीं सकते, उधर रखते नहीं, इधर रखते हैं। ठीक है,
क्योंकि परावर्तन पृष्ठ हमेशा इस तरफ होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका देखिए मान लो ए और बी, ठीक है, एक बिंब पड़ा है। ठीक है, बिंब, तो बिंब की जो ऊंचाई, सॉरी, दर्पण के इस द्वारक से बिंब की जो बाईं तरफ बाईं ओर की दूरी होती है, ये सारी बाईं ओर की जो दूरी, ठीक है, बाईं ओर की दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। बाईं ओर की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे देखिए, ऋणात्मक होती है, ये ध्यान रखना। तो दाईं ओर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, अर्थात ये तो होगा प्लस और ये होगी माइनस। ठीक है, इधर जो भी रखे हैं, अगर अपन देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिंब इधर रखा है, तो बिंब कितना है, मान लो बिंब कितनी दूरी पर है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बाईं तरफ रखा जाता है, तो वो 5 कैसा होगा, माइनस में होगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ इस तरफ बन रहा है, कितनी दूरी पर के 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस का होगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर कौन सा होगा, प्लस का होगा, ये बताने के लिए। अब देखिए, अब ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, अगर मान लो यहां पर रखा और प्रतिबिंब यहां बना है आपका, ये बी डैश ए डैश, ठीक है, अगर जो दर्पण का ये देखिए, ये एक्स अक्ष है, आप जानते हो, आपने मैथ पढ़ते होंगे, तो ये एक्स अक्ष है और इधर वाला क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक है, तो देखें, जो दर्पण मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ, तो वो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऊंचाई ऊपर की ओर हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई ऊपर की ओर धनात्मक, ऊंचाई ऊपर की ओर तो क्या होती है, धनात्मक, और ऊंचाई नीचे की ओर ऋणात्मक, यानी माइनस। ठीक है, ये माइनस कहां बना, प्लस। ठीक है, ये है इसकी चेन परिपाटी, और यही अपन को लैंग्वेज में अभी तक लिखना है। मैंने आपको समझा दिया, अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं अब इसको अच्छे से। ठीक है, पहला, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मैंने बताया आपको, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। ठीक है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से आपतित होता है, बाईं ओर से आपतित होता है, सदैव बाईं ओर से आपतित होता है। ठीक है, दूसरी चीज, मुख्य अक्ष के समांतर जो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो भी दूरियां होगी इस तरफ, ठीक है, वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यहां से मापी जाती है, यहां से नहीं, यहां से मापी जाती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां
दूरियां, कैसे लिखते हैं दूरियां, दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, फिर देखिए जो मूल बिंदु है ध्रुव, ठीक है, से एक्स अक्ष के अनुदिश जो दाईं ओर होती है, एक्स अक्ष के अनुदिश, इधर या इधर, एक्स अक्ष के अनुदिश जो दाईं ओर की दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक। दाईं ओर दूर मापी जाने वाली सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं, तथा बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है। ठीक है, एक्स मूल बिंदु, मूल बिंदु कौन सा है, ध्रुव, ध्रुव से एक्स अक्ष के अनुदिश दर्पण के बाईं ओर मापी जाने वाली, मापी जाने वाली सभी, पहले दाईं ओर कर लेते हैं कि दाईं ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक प्लस तथा बाईं ओर और की सभी दूरियां ऋणात्मक माइनस होती, ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। ठीक है, माइनस में मापी जाती है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं अपन। आगे देखिए, ये दर्पण के एक्स अक्ष के तो अनुदिश हमने बता दी, अब देखते हैं दर्पण के वाई अक्ष के अनुदिश तो सभी दूरियां होती है। ठीक है, तो देखिए दर्पण का जो वाई अक्ष होता है मुख्य अक्ष के लंबवत, ये लंबवत ही है, इधर इधर लंबवत। ठीक है, ये मुख्य अक्ष और इसके ये लंबवत जो सभी दूरियां। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत अर्थात वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर सभी दूरियां, अनुदिश ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर सभी दूरियां तथा नीचे की और सभी दूरियां ऋणात्मक माइनस में ऋणात्मक मापी जाती है। यानी आपको बोल दे अगर यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ हाइट तो इसके ऊपर की तरफ ही होगी ना, ऐसे लेटी हुई तो हाइट होगी नहीं। मान लो बीम की ऊंचाई दे दे आपको 4 सेंटीमीटर, तो वो प्लस का 4 है। प्रतिबिंब नीचे की तरफ बढ़ा है 2 सेंटीमीटर का, तो वो क्या है, माइनस का 2 सेंटीमीटर। इसी के आधार पर दर्पण सूत्र और आवर्तन क्षमता का सूत्र होगा, जो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले एक बार आप इसका अच्छे से। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा।
आने वाली क्लास में अपन दर्पण सूत्र, आवर्धन समता का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।